अभिवादनम, अभिनंदनम, सुप्रभातम। सुप्रभातम अर्थात सुप्रभात, एक सुंदर विहान जिसे हम और आप अक्सर कह जाते हैं गुड मॉर्निंग। जी हाँ, बदलती परिस्थितियाँ और बदलते परिवेश ने जरूर भाषाई तौर पर भी हमें अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से किया है कुछ दूर। पर अब चिंता किस बात की, क्योंकि हम लेकर आए हैं अपनी नई प्रस्तुति सुप्रभातम, जो कर रही है इस क्षणिक दूरी को पूरी तरह से दूर। स्वागत, सत्कार और नमस्कार। मैं हूं सुप्रभातम के साथ नारायण दत्त मिश्र। जैसा कि आप यह जानते ही हैं कि इस विशेष कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके लिए भारतीय काल गणना के स्वरूप को संक्षेप में प्रस्तुत करता पंचांग। भारतीय ज्ञान विज्ञान के वैभव के कई आयामों को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करता हमारा विशेष प्रभाग भारतीय ज्ञान परंपरा। स्वस्थ जीवन शैली के सूत्रों को अभिमंत्रित करता स्वास्थ्य मंत्र। जीवन के लिए उपयोगी योग और भोजन व्यवहार की और अधिक उपयोगिता के विचार रखता योग और स्वास्थ्य। और इसके साथ सरल सहज संस्कृत की विशेषताओं को विश्लेषित करता संस्कृत पाठशाला से जुड़ा व्याख्यान और जीवन में खुशियों की नई नई परिभाषाएं बतलाता आख्यान, और अंत में भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुति का संज्ञान। तो आज के अंक का आरंभ करते हैं भारतीय काल गणना के स्वरूप को संक्षेप में प्रस्तुत करती हमारी प्रस्तुति आज का पंचांग से, और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक व्यवहार। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, बृहस्पतिवार और आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। पंचांग के बाद अब क्रम है अभ्यावहति कल्याणम विविधम वाक् सुभाषिता का। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुभाषित का क्रम होता है भारतीय ज्ञान और परंपरा की समृद्धि को, जीवन को एक नया मार्गदर्शन देने को। ये संस्कृत साहित्य ग्रंथों में भरपूर मात्रा में है। हम जानते हैं जीवन से जुड़ी कई अहम और नैतिक बातें भी सिखला जाते हैं ये सुभाषित, जिन्हें सुभाषित के नाम से हम पढ़ते और सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के सुप्रभातम का क्या है कुछ नया खास सुभाषित। गुरुर्हि वचनं प्राहुर् धर्म्यं धर्मज्य सत्तमा गुरूणां चैव सर्वेषां माता परमको गुरुः। धर्म के परम तत्व को जानने वाले अवश्य ही गुरु के वचन को श्रेष्ठ कहते हैं, और उन सभी गुरुओं के बीच भी मातृशक्ति को ही परम गुरु कहा गया है। Those who know the essence of religion call Guru's words as supreme. And even amongst all Gurus, Mother is considered supreme. भारत ने सदियों से ज्ञान विज्ञान की अनवरत और उज्जवल किरणों से पूरे संसार को चमत्कृत किया है। पर समय के कुचक्र ने ज्ञान विज्ञान की अपनी स्थिति से भारत को कुछ यूं दूर किया कि भारतीयों के मानस पटल पर पश्चिम का विज्ञान मॉडल ही हावी हो गया। पर अब जनमानस की मति और गति अपनी स्वर्णिम ज्ञान विज्ञान की थाती की महत्ता को और बेहतर तरीके से समझना चाहती है। और इसी श्रृंखला में भारतीय ज्ञान परंपरा इस शब्दावली का प्रयोग अपने आप में विशेष है। तो ऐसे में हम डीडी न्यूज़ पर आरंभ कर चुके हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को परिभाषित और परिष्कृत स्वरूप में उपस्थापित करने वाले रिपोर्ट्स या प्रतिवेदनों की आवली। और इसी भारतीय ज्ञान परंपरा की आज की कड़ी में हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी और उनके द्वारा प्रशासन में या कहें कि कूटनीति में संस्कृत के उन प्रयोगों की, जिन्होंने तत्कालीन वैदेशिक भाषाओं के प्रति बढ़ते व्यामोह को भरसक कम करने की प्रेरणा दी और भारतीय ज्ञान विज्ञान के ध्वज को उत्तुंग शीर्ष पर ले जाने का काम किया।
ररक्ष वेदान् अखिलोत्तरापथे चकास्ति कान्त्या विजयी नृपः कलौ निहत्य दुष्टान् निगमांश्च वर्चसा शिवो हयग्रीव इवोज्जहारः। भारत के परम प्रतापी पुत्र शिवाजी की वीर गाथा को बताने वाला यह दिव्य सानु समर्पित श्लोक छत्रपति की शाश्वत दिव्यता के बारे में बताता है। 17वीं शताब्दी में शाश्वत और समसामयिक संस्कृति को संरक्षित करने वाले छत्रपति शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि वह एक सुनियोजित मंत्र से कहीं अधिक स्वयं ही अभिमंत्रित योजना प्रतिमूर्ति थे। न केवल युद्ध कला में प्रवीणता और बौद्धिक कुशलता ही शिवाजी की पहचान थी, बल्कि उनकी नीति यह भी थी कि युद्ध क्षेत्र या अपनी आक्रामकता के बीच बच्चों, महिलाओं और कमजोर लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए और किसी भी युद्धबंदी को गुलामी में हरगिज न डाला जाए। वे तत्कालीन अति विशिष्ट शासक थे जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र के अनुसार सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को छत्रपति के रूप में स्थापित किया और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए उस समय की प्रशासनिक फारसी भाषा के बेहद दृढ़ प्रभाव के बाद भी संस्कृत विद्वान रघुनाथ हनुमंते द्वारा विनिर्मित राज व्यवहार कोश उनके साम्राज्य में सुदृढ़ता के साथ प्रयुक्त या लागू किया गया। इसलिए पंत, प्रधान, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश, पंडित राव, दानाध्यक्ष आदि उनके द्वारा प्रयुक्त संस्कृत प्रभावित पद जो आज भी मराठी में प्रचलित ही हैं, फारसी भाषा के शब्दों के स्थान पर व्यवहार में थे। वस्तुतः युद्ध कला की अद्वितीय प्रतिमूर्ति शूरवीर इन्हीं छत्रपति शिवाजी ने तात्कालिक पतनोन्मुखी सनातन संस्कृति को संरक्षित करने का महनीय कार्य किया था, जिसे मुगल साम्राज्य और उनकी दमनकारी नीतियों ने भरसक कुचला था। सैनिकों की छोटी टुकड़ियों के साथ भी आत्मगौरव की उत्कट शक्ति और सामयिक युद्ध नीतियों की आपेक्षिक युक्ति के साथ इस वीर नृपति छत्रपति शिवाजी का विजय समुद्घोष भला कौन विस्मृत कर सकेगा। त्वत्कंठ कुंड सुसंचितम हालाहलम परमाद्भुतम वमतीक्ष्ण शस्त्राग्रेषु नो हर 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 महादेव। निश्चय ही शिवाजी ने एक सापेक्ष रणनीति के साथ अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ संपूर्ण युद्ध छेड़ने के लिए अद्भुत कूटनीतियों और छद्म संघर्षों का सफल प्रयोग किया। शिवाजी के युद्ध कौशल और प्रशासनिक दक्षता के सूत्र संस्कृत ग्रंथों में ही निहित हैं। यह एक संस्कृत विद्वान या संस्कृत अनुरागी ही अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकता है, जिन्हें शिवाजी ने तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला, परिशोधित किया। यही कारण है कि शिवाजी की सेना ने अपनी कम संख्या और युद्ध क्षमता के बाद भी अनेक विशेष दुर्गों, यहाँ तक कि समुद्र में भी एक अति विशेष दुर्ग का निर्माण किया। शिवाजी की समग्र नौसैनिक प्रणाली की विशेषता की तो ब्रिटिश, पुर्तगीज और तात्कालिक अन्य शासनों ने भी हृदय से सराहना की थी। और तो और संस्कृत से प्रभावित मोडी नाम की कूटलिपि का प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने अपने शासनकाल के दौरान किया। यह संस्कृत और संस्कृति प्रेमी अवश्य ही अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह कि छत्रपति शिवाजी ने कभी भी धर्म के आधार पर किसी पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उज़्बेक और तुर्क जैसे कई मुसलमानों को सेना की कमान संभालने जैसे प्रमुख कर्तव्यों में भी नियुक्त किया। वास्तव में महाराष्ट्र के मुकुटमणि, नीतियों के नियंता, युद्ध कौशल के कुबेर, परम उत्साही, धर्म मर्म मूर्ति या कहें कि स्वयं शिव के अवतार शिवाजी को हर एक संस्कृत संस्कृति अनुरागी भारतीय हमेशा सदाशयता और कृतज्ञता के साथ निश्चय ही छत्रपति के रूप में याद रखेगा। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब स्वस्थ जैव जीवन शैली के सूत्रों को अभिमंत्रित करते हमारे प्रभाग स्वास्थ्य मंत्र की बारी। स्वास्थ्य के लिए सही पोषण हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यावश्यक है।
पोषण का महत्व सभी के लिए आवश्यक होता है, लेकिन जीवन की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं में भोजन द्वारा सही पोषण लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए ही सही पोषण का होना बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान पोषण का क्या है महत्व, देखते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज के इस रिपोर्ट में। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु के लिए सही पोषण मिलना आवश्यक है। गर्भावस्था में महिला जो कुछ भी खाती है, जिस तरह से रहती है, उसका सीधा प्रभाव उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान पोषण के विषय में विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्भ धारण करते ही माँ को करीबन 300 कैलोरी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनकी अति आवश्यकता होती है, जैसे कि आयरन, जो कि 27 मिलीग्राम होना चाहिए डाइट में एक्स्ट्रा, जो कि डाइट वो पहले ले रही थी उससे अधिक होना चाहिए। साथ ही में कैल्शियम, फॉलिक एसिड और प्रोटीन। ज़्यादातर आमतौर पे ये कहा जाता है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो गए तो एक रोटी एक्स्ट्रा कर लो या चावल एक्स्ट्रा कर लो। वो एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ना करके आप प्रोटीन को बढ़ाएं, आप फाइटो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाएं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गए। और साथ ही में जो हमारी गवर्नमेंट ने रिकमेंडेड सप्लीमेंटेशंस जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम कहा है प्रेगनेंसी में लेने के लिए, अप्रोप्रिएट अमाउंट में लें। साथ ही में आपको करीबन 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना है। प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप सोयाबीन ले सकते हैं, आप मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं और फिश अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाती है। पोषक तत्व हमें भोजन से मिलते हैं। गर्भावस्था में आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज एवं लवण की सही मात्रा शामिल होनी चाहिए। साथ ही गर्भवती महिला को विशेषज्ञ द्वारा बताए गए सप्लीमेंट भी नियमित रूप से लेने चाहिए। सही तरीका आयरन की टैबलेट लेने का है कि आप खाना खाने के 2 घंटे बाद लें, और उसे अगर पानी के साथ ले रहे हैं तो पानी के साथ लें। बेस्ट तरीका है कि आप नींबू पानी के साथ लें, क्योंकि विटामिन सी जो होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आयरन की टैबलेट लेते वक्त आपको फाइटेट्स, टैनिन्स, कैफिन्स, ये सब चीज़ें साथ में नहीं लेनी है, जैसे चाय, कॉफ़ी और खाना। ये सब चीज़ें जो हैं उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आप आयरन से दूर रखें, क्योंकि उसमें भी ऑक्सलेट होते हैं और वो उसके एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो आप कैल्शियम की टैबलेट नाश्ते के बाद ले सकती हैं, रात के खाने के बाद ले सकती हैं, और आयरन की टैबलेट को आप दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद ले सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही पोषण रखना जरूरी है, जिससे माँ और शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। गर्भावस्था में पोषण पर विशेष ध्यान दें, जिससे आपका बच्चा स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब समय योग का। हमें ज्ञात ही है कि योग व प्राणायाम से जुड़ी विविध क्रियाएं हमारे शरीर एवं मन के लिए लाभकारी होती हैं। इनसे हमें मानसिक व आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं आज की योग क्रिया और जानते हैं उनसे होने वाले परिणामों को। आज हम एक पावरफुल टेक्निक सीखेंगे। इस टेक्निक से हम अपने शरीर को भूल जाते हैं और यह टेक्निक हमारे शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। अब हम मैट को दीवार के साथ लगाएंगे और दीवार पर टेक लगाते हुए दोनों पैरों को फैलाएंगे 2 या 3 फीट की दूरी पे। अपनी हिप्स दीवार के साथ लगाते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे। दोनों हाथों के तलवे अपने थाइस के ऊपर छत की ओर फेस करते हुए रखेंगे और सामने एक पॉइंट पे देखते हुए हम आंखें धीरे से बंद करेंगे।
हमारे आसपास के पासिंग साउंड्स को निष्पक्ष भाव से ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ही एक आवाज धीमी होके फेड हो जाती है, हम अपना ध्यान दूसरी आवाज पर लाएंगे। इस प्रक्रिया को हम 5 से 10 मिनट तक करेंगे। उसके पश्चात हम धीरे से आंखें खोलेंगे। नमस्कार। जब इंसान मन से सोचना बंद कर देता है, काम करते वक्त सोचो नहीं तो नहीं, शांत मन में ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान हमें बताता है कि हर चीज़ अनित्य है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं। और जब अनित्य है तो हमें उससे डिस्टर्ब कभी नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम आया चला जाएगा, बस शांत रहे। नमस्कार। सुप्रभातम की इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल समय है अल्प विराम का। हम संस्कृत और संस्कृति की विशेषताओं और महत्ताओं को सरल और सहज स्वरूप में सामने रखती अपनी अग्रिम प्रस्तुतियों के साथ बस यूं है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं विश्व की प्रायः अनेक भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा की। और जब बात प्राचीनतम भाषा संस्कृत की हो तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सभी प्राचीन ग्रंथ जो कि जीवन पद्धति सिखाते हैं, धर्म विज्ञान आदि की बातें बताते हैं, वे संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इसलिए देवभाषा संस्कृत को सीखना और सिखाना हम सबके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, या कहें कि नैतिक कर्तव्य भी बन जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के संस्कृत पाठशाला नामक प्रभाग में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी आपको संस्कृत की विशेषताओं से करा रहे हैं परिचित। नमस्कार। संस्कृत की पाठशाला में फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले सत्र में बात की थी संस्कृत वर्णमाला की और उससे जुड़े वर्गों की। आज हम बात करते हैं इन्हीं वर्गों के उच्चारण स्थान की। हमने यह भी जाना था कि वस्तुतः संस्कृत का उच्चारण ही इस भाषा को संस्कृत अर्थात परिष्कृत बनाता है। ये उच्चारण स्थान हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। आइए, जो हमारा उच्चारण स्थान है कंठ अर्थात एपिग्लॉटिस, जो हमारे गला जो है वहाँ पर आप अगर हाथ रखकर कुछ बोलेंगे तो जो वर्ण बेसिकली कंठ हैं, कंठ से बोले जाते हैं, उस समय यहाँ पर वाइब्रेशन हमको फील होती है। उदाहरण के लिए आप बोलिए अ, या आप बोलिए आ, आप बोलिए क, ख, ग, घ, या आप बोलिए ह, और या विसर्ग। विसर्ग जो आपने दो बिंदी किसी शब्द के पीछे रखी देखी होगी, जैसे रामः। बात आई विसर्ग की, तो इससे जुड़ी एक बहुत रोचक बात आपको बताता हूँ। हम सभी योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं। आप सभी ने सुना होगा कपाल भाति प्राणायाम, जिसमें हम अपनी प्राणवायु को एक्सहेल करते हैं जोर से। तो संस्कृत बोलते समय ये प्राणायाम बहुत ही स्वतः हो जाता है। उदाहरण ये विसर्ग का ही है।
आप बोलते हैं रामः, श्यामः, कृष्णः, गवीशः, तो ये उच्चारण अपने आप में एक हमसे कपालभाति प्राणायाम कराते ही हैं। इसलिए संस्कृत सीखने का एक लाभ ये भी है कि आप जाने अनजाने में योग कर जाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं वापस अपने इन्हीं उच्चारण स्थानों की। अग्रिम उच्चारण स्थान है तालु, जिसको हम कहते हैं पैलेट। जो हमारे दांतों के ऊपर का हिस्सा, अंदर की तरफ जो कर्व है, वहाँ पर टच करके हमारी जिह्वा, वहाँ पर स्पर्श होता है जिह्वा का, और इन वर्णों का उच्चारण होता है। कौन से हैं वर्ण ये वर्ण है ई, च, छ, ज, झ और य, श, श्याम या शाम। मूर्धा, अग्रिम उच्चारण स्थान है मूर्धा, जिसे हम कहते हैं रेट्रोफ्लेक्स, जहाँ हमारी जीभ जो है ऐसे ट्विस्ट होती है, टंग जो है वो ऐसी रोटेट हो जाती है। यहाँ से हम बोलते हैं र, ट, ठ, ड, ढ, र, श। अग्रिम उच्चारण स्थान है दंत, जहाँ से लृ और त, थ, द, थ, ल और स इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। ऐसे ही ओष्ठ जो है हमारा, वहाँ पर उ, प, फ, ब, भ ये वर्णों का उच्चारण हम करते हैं। अग्रिम हमारा उच्चारण स्थान है नासिका, नेजल, जो हमने वर्ग पढ़े अपने कु, चु, टू, तु, पु, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन्हीं वर्गों का जो फिफ्थ लेटर है, जो पंचम वर्ण है, वो बेसिकली सभी नेजल कहे जाते हैं, सभी नासिक के वर्ण कहे जाते हैं। ये हैं य, म, ङ, ण, न। अगला है कंठ तालु, जहाँ पर कंठ और तालु अर्थात एपिग्लॉटिस और पैलेट, जहाँ पर एक साथ मिलकर जो ध्वनि बनाते हैं, जो वर्ण बनाते हैं, वो हैं ए और आई। ऐसे ही कंठ और ओष्ठ, उदाहरण है ओ और औ। ऐसे ही दंतोष्ठ, जहाँ पर दांत और ओंठ बहुत ज़रूरी हों, वो उच्चारण, वो वर्ण है व। इन्हीं ध्वनियों पर टिकी हैं सभी भाषाएं, अधिकतर भाषाएं, या यूँ कहें हम इन्हीं का अभ्यास करते हैं और जानते हैं इसी क्रम में संस्कृत के बहुत सारे विषयों को और भाषा को। आप सभी अभ्यास करते रहिए और फिर मिलेंगे आपसे संस्कृत पाठशाला में। तब तक के लिए नमस्कार। निस्संदेह संस्कृत भाषा का अवश्य करें नित्य अभ्यास, क्योंकि उच्चारण स्थानों के ज्ञान से उच्चारणगत दोष कम होते हैं। इससे संस्कृत ही नहीं, अन्य भाषाओं के शुद्ध उच्चारण में भी बड़ी सहायता मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन में खुशियों की नई नई परिभाषाएं बतलाते आख्यान से जुड़े अपने प्रभाग के बारे में। इस कड़ी में बात सामुदायिक प्रयास से बदलती तस्वीर की। जी हाँ, मध्य प्रदेश के उमरिया नामक स्थान में आकर आप जान सकते हैं कि कैसे ग्रामीणों ने आपसी प्रयास से पहाड़ी बंजर भूमि को औषधीय वृक्षों के घने जंगल में बदल कर रख दिया है। आज से लगभग 20 साल पहले तक यह स्थान उतना हरा भरा नहीं था, लेकिन लोगों की अथक मेहनत से 20 हेक्टेयर की बंजर पहाड़ी भूमि औषधीय वन में परिवर्तित हो गई है। ये प्रयास हैं जिले के 2 गांवों अमुवारी और तुम्मादार के लोगों के, जिससे पतलेश्वर धाम इतना सुंदर हो गया है कि अब धार्मिकता के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी यह विशेष महत्व रखता है। जिले के ग्रामीण अंचल के निवासी पर्यावरण के संरक्षण का काम स्वेच्छा से करते हैं। आइए देखते हैं आकाशकोट अंचल की तराइयों में आबाद पतलेश्वर धाम की विशेषताओं को बतलाती हमारी यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के सघन वन और शुद्ध पर्यावरण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। प्राकृतिक झरने, सघन वन, जल स्रोत, पहाड़ और नदियों के समागम से उमरिया जिले की जलवायु पूरी दुनिया में मानव सहित जीव जंतुओं के जीवन के लिए उत्कृष्ट मानी गई है। खास बात यह है कि यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करने का काम जितना प्रकृति अपने प्राकृतिक स्रोतों से करती है, उतना ही पर्यावरण के संरक्षण का काम जिले के ग्रामीण अंचल के निवासी करते हैं। इसका बड़ा उदाहरण है जिले के आकाशकोट अंचल की तराइयों में आबाद पतलेश्वर धाम, जहां 2 गांवों के ग्रामीणों ने मिलकर पहाड़ी क्षेत्र जो बंजर हो चुका था, उसमें 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में औषधीय वृक्षों का जंगल खड़ा कर दिया है। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे, उनके बताए अनुसार कथन
कोई एक बाबा थे, वो गृहस्थ से थे, वो यहाँ आए तो उनको कुछ ऐसे दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उससे यहाँ एक छोटा सा एक मंदिर नुमा बना लिए, वो उसी की पूजा करते थे। और यहीं थोड़ी दूर में आप गए होंगे, वहाँ पर हाँ वो समाधि की वो आगे थोड़ी ये उद्गम है, ऐसा कहा जाता है। और वो देखने में भी ऐसा कहा जाता है कि ये नर्मदा जी की कृपा से ही ये धार चल रही। जिले के ग्राम अमुआरी और तुम्बादार के ग्रामीणों ने जंगल को बचाने की दिशा में तकरीबन 2 दशक से पूर्व ये प्रयास शुरू किया, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। वर्तमान में पतलेश्वर धाम के नाम से मशहूर यह स्थान अब धार्मिक आस्था और पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो चुका है। पहाड़ की तराई पर लगाए गए औषधीय वृक्षों की जड़ों से जल की एक धारा भी प्रवाहित होती है, जिसे लोग नर्मदा नदी का अंश मानते हैं। यहाँ भगवान शिव और हनुमान की प्रतिमा के साथ साथ 2 बड़े तालाबों का भी निर्माण कराया है, जिससे पतलेश्वर धाम का दृश्य अत्यंत रोमांचकारी हो जाता है। ये पानी जो है मैया जी के नाम से जानते हैं और यहीं से उद्गम होता है और कुछ दूरी जाके तालाब के पीछे से समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ये पानी जो है तो बरसात में तो ज़्यादा प्रकोप नहीं दिखता बढ़ने का, लेकिन गर्मी जैसे बढ़ता है वैसे पानी भी बढ़ता है यहाँ। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर मानव जीवन का जितना हक है, उतनी ही जिम्मेदारी इसे बचाने और संरक्षित करने की भी है। यही संदेश ग्राम अमुआरी और तुम्बादर के ग्रामीणों ने दुनिया को दिया है। सुप्रभातम के अंक में आज भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वास्थ्य मंत्र, योग, संस्कृत की पाठशाला और प्रेरक वृत्त से जुड़ी हमारी प्रस्तुति। बस इतनी ही। कल फिर आएंगे सुप्रभातम के नए अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, सुप्रभातम।